हाँ, हेलो जी जी। शुरू करिए सर, शुरू करिए। हाँ ठीक। आज हम MARD के MRD 101 के ब्लॉक कल हमने जो चर्चा की थी ब्लॉक 1 की, तो उसमें हमने ग्राम विकास के सामाजिक परिचय, उसकी जनसंख्या की स्थिति, सामाजिक संरचना, उसका इकोनॉमिक पोजीशन, इन सब बातों की चर्चा कल फर्स्ट ब्लॉक में की गई थी। आज हम MRD 101 के दूसरे ब्लॉक से कुछ टॉपिक को लेकर और उस पर चर्चा हम लोग करेंगे कि दूसरे ब्लॉक में ग्राम विकास के बारे में क्या चर्चा हुई। फर्स्ट ब्लॉक में तो बताया गया था कि ग्राम विकास कि ग्राम की क्या रचना है, हमारे भारतीय समाज में, भारतीय स्थिति में ग्राम की क्या रचना है, कैसे गांव में लोग रहते हैं, पुराने से लेके पहले जमाने से लेके आज की स्थिति तक, उसमें चर्चा बताई गई। इसमें कुछ विकास से संबंधित अवधारणा की चर्चा की गई है कि ग्राम विकास में कैसे हम इसके गांव का विकास करेंगे, क्या क्या बातें इसमें समाहित की गई है हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और कुछ जो है हमारे जैसे इंडिया के अगल बगल के जो देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनकी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी भी दी, उनकी स्थिति क्या है उसके उसके तुलनात्मक करके इसमें अध्ययन किया गया है। तो इस ब्लॉक में भी 4 यूनिट है। इस ब्लॉक में सेकंड ब्लॉक में 4 यूनिट है। इसमें पहला जो यूनिट है वो विकास से संबंधित है, जिसके में विकास के एक अवलोकन किया गया है, एक विहंगम अवलोकन या उसको ऑब्जर्वेशन कहिए, ऑब्जर्वेशन के रूप में उसकी चर्चा की गई है कि ग्राम विकास का एक अवलोकन किस रूप में करते हैं। दूसरा जो यूनिट है वह ग्राम विकास की अवधारणा, उसकी कुछ नीतियों, उसकी कार्यनीति, उसका कुछ विचारात्मक पहलू, उसमें कई विद्वानों के सिद्धांत उनकी बताई गई है। और तीसरा यूनिट जो इसका है वह ग्राम विकास के एशियाई देश जो है, हमारे भारत की कंट्री के अगल बगल के देश हैं, उनकी तुलनात्मक उनका कुछ अध्ययन किया गया है। और अंतिम ब्लॉक जो चौथा ब्लॉक है, तो उसमें चर्चा की गई कि आज़ादी के बाद से हमारे भारतवर्ष की आज़ादी के बाद से कौन से प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए लिए गए हैं और उसमें कहां तक क्या कार्य रूप हुआ है, इसकी चर्चा अंतिम ब्लॉक में की गई है। पहले हम थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट की चर्चा करते हैं, उसका एक अवलोकन करते हैं, विकास का किस तरह का अवलोकन होता है। हमने बताया था कल भी कि भारत गांव का देश है और आज भी यहाँ की 65% आबादी गांव में बसती है, गांव से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से हमारे भारतीय गांव के विकास की जो स्थिति है, तो आज आज़ादी जितना हम लोगों ने सोचा था कि इस तरह की आज़ादी के बाद से भारत के गाँवों का विकास हो जाएगा और गांव के पूरे, क्योंकि देश तो मेरा बहुत बड़ा है, हम लोग बहुत बड़े देश में रहते हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है, उसका एरिया बहुत बड़ा है, कई राज्य हैं। कुछ राज्यों में तो विकास की किरण ज़्यादा पहुंची है, कुछ राज्यों में इसके विकास कम हुए हैं। लेकिन हम लोग तुलना एक एस्पेक्ट में करते हैं कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में जैसे मान लिए अमेरिका को हम मानते हैं या जापान को मानते हैं, यूनाइटेड किंगडम को मानते हैं, ब्रिटेन को कहते हैं, डेनमार्क हुआ, तो विकसित देशों से इसकी तुलना हम करेंगे तो उस स्थिति में हमारा देश अभी बहुत पिछड़े हुए स्थिति में है। जैसे हम इस एस्पेक्ट में आप लेते हैं कि हमारे यहाँ विकास की जो अवधारणा बताई गई है कि इसमें विकास के द्वारा जो है हमारे भारतीय समाज में एक गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है, एक परिवर्तन होना चाहिए, एक सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। इसके आर्थिक और सामाजिक पक्ष को लेकर हम चलते हैं और दूसरी ओर हम इसके न्यायपूर्ण, जैसे हमारे यहाँ जो भी समृद्धि है, हम जो भी हमारे यहाँ उत्पादन होता है, उस उत्पादन से जो लाभ होता है, तो उस लाभ के समान वितरण की स्थिति के ऊपर हमें ज़्यादा विचार करना है। ये ऐसा नहीं कि समाज का कुछ वर्ग उससे ज़्यादा लाभ ले और समाज का कुछ वर्ग जो है उससे लाभान्वित नहीं हो। तो यह स्थिति हमारे भारतीय समाज में है।
तो उसमें विकास की अवधारणा में ये बताया गया है, चर्चा की गई कि इसके मूल तत्व कुछ कुछ हैं। जैसे हमारे यहाँ असमानता है, हमारे देश में, भारतीय देश में हमारे निर्धनता भी है, गरीबी भी है। इस गरीबी को और असमानता को दूर करने के लिए उपाय कुछ लागू होते हैं, कुछ लागू किए गए हैं। और अगर यह समानता दूर हो गई, अगर यह निर्धनता दूर हो गई, तो व्यक्तियों का भौतिक कल्याण होगा, भौतिक कल्याण में वृद्धि होगी, उनको वेलफेयर मिलेगा इसके द्वारा। तीसरा जो मूल तत्व है, हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य का अभाव है, आवास की कमी है। इन सब में वृद्धि करेंगे तभी हमारा सामाजिक कल्याण होगा। ये 2-3 एस्पेक्ट है। चौथा एस्पेक्ट जो लोगों ने बताया है कि हमारे यहाँ जो हमने बताया, इसकी चर्चा पहले की, कि जो भी हमारे यहाँ विकास के द्वारा जो लाभ उत्पन्न होते हैं, उनका समान वितरण या न्यायपूर्ण वितरण कहिए, उस समृद्धि का या आर्थिक समृद्धि का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। इसके बाद जो टेक्निकल एस्पेक्ट इसका लेते हैं, प्रौद्योगिकी कहिए या औद्योगिक कहिए, उनमें भी बेहतर अवस्था में हमारे यहाँ नहीं है। हमारे देश में, गांव में हमारी टेक्नोलॉजी है, उन्नत किस्म की नहीं है। इसकी वजह से भी हमारे यहाँ विकास की अवस्था। और अंतिम जो इसमें चर्चा बताई गई है कि कुछ हम लोग ट्रेडिशनल रूप में वह करते चले आ रहे हैं, पहले से चल रहा है, जो उसी रूप में हम ले रहे हैं, ट्रेडिशनली हम उसका उपयोग करते हैं, और यह भी एक बहुत बड़ी आर्थिक समृद्धि में रुकावट है। तो कहने का मतलब कि ये विकास की अवधारणा में जो मूल तत्व हमने बताया 4-5, असमानता, निर्धनता, व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास में वृद्धि हो, विभिन्न समूहों के बीच लाभ का वितरण हो, टेक्निकली जो है या प्रौद्योगिकी दृष्टि से उन्नति हमारी हो, या जो ट्रेडिशनल है उसमें कुछ परिवर्तन हो, उसमें हमारी सहभागिता हो, हम उसमें असमानता को दूर करें। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो जीडीपी है, कृषि का जीडीपी का सहयोग हमारे देश में बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 22-23% जो है कृषि के द्वारा हिंदुस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में मदद करता है। अब उसमें जीडीपी में आप जो भी सामान उत्पादन करते हैं, जो भी सेवा आप करते हैं, वो सब जोड़ जाता है, उनका जोड़ निकाला जाता है। तो 22-23% जो है, 23-24% का लाभ या जीडीपी में हिंदुस्तान के आर्थिक वृद्धि में सहयोग करता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ दूसरी तरफ विकास के जो भौतिक जो है वस्तुएं हैं, और हमारे यहाँ जो निर्धनता है, जो गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य के प्रति जो खराब दशा है, इसकी वजह से हमारे यहाँ विकास एक गुणात्मक रूप में नहीं हो पाता है। अर्थव्यवस्था में हम उतना सुधार नहीं कर पाते हैं। इसकी चर्चा हमारे यहाँ बताई गई है। अब आप जैसे तुलना आप करेंगे कि विकसित देशों से, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि संयुक्त अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, डेनमार्क वगैरह, इनमें आप देखिएगा तो डाटा आप यहाँ तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप जब लर्नर अगर जुड़े रहते तो लर्नर लोग थोड़ा सा डाटा देखते, पुस्तक वगैरह में थोड़ा डाटा दिया हुआ या कुछ हम लोग कोड वर्क में बताते हैं कि उन देशों में आप देखिएगा कि 1997 के बाद से और अब तक की स्थिति में निर्धनता में बहुत कमी है। अमेरिका वगैरह में देखिएगा कि बहुत कम निर्धनता की 2.2 है, अति निर्धन में 6.1 है, सबसे धनी लोग वहाँ 43% है। इंग्लैंड में आप देखिएगा, संयुक्त राज्य ये इंग्लैंड में आप देखिएगा तो अति निर्धन वहाँ 2% है, सबसे धनी वहाँ 43% है। जापान की भी वही स्थिति है, जापान में सबसे धनी आदमी 20% कम लगी 35% के हिसाब से। उस हिसाब से हमारे जो भारतीय देश हैं या भारत के अगल बगल देश, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, या मलेशिया भी है, मोरक्को वगैरह तो थोड़ा दूर का देश है, लेकिन वे भी विकासशील देश में आते हैं, तो उनमें निर्धनता ज़्यादा है। उनमें भी श्रीलंका वगैरह में बहुत निर्धनता है, बांग्लादेश में उनका निर्धनता बहुत अधिक है। तो इस आधार पर अगर हम उन देशों से तुलना करें
जो विकसित देश हैं, तो इन देशों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये गांव की स्थिति के ऊपर, हम शहरों की स्थिति को नहीं विचार कर रहे हैं, गांव की स्थिति के आधार पर देखेंगे तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर जो जिनको हम विकासशील देश कहें या अल्प विकसित देश कहें, उनकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे वहाँ क्या होता है कि उनकी विशेषताओं में होता क्या है कि उन्हें व्यापक, जब हमने बताया कि उसी में हम लोग विदेश चले आते हैं, हम लोग भी विकासशील देश में ही आते हैं। कुछ क्षेत्र हमारे हैं जो अल्प विकसित हैं, कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ जो बहुत विकसित हो चुके हैं हमारे राज्य, हमारे देश में, जैसे पंजाब, गुजरात, हरियाणा वगैरह, दिल्ली वगैरह को हम लोग मानते हैं, या दक्षिण भारत में तमिलनाडु वगैरह जो है, कर्नाटक जो है, उनको हम लोग विकसित राज्य की श्रेणी में लेते हैं। कुछ हमारे यहाँ बिहार जो है, उड़ीसा जो है, या उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, ये विकासशील राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह एज ए होल हम विचार करते हैं अपने भारतीय राज्यों के बारे में, तो वहाँ पर बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे अल्प विकसित देश या विकसित देशों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो हमारे यहाँ भारतीय गाँव में भी मिलेगी। व्यापक रूप में गरीबी मिलेगी, आय का निम्न स्तर होता है, आमदनी जो है निम्न स्तर होती है। अब इसकी हम एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं। जैसे हमने गरीबी की चर्चा की कि व्यापक गरीबी है, तो 1999 और 2000 की गणना के अनुसार हमारे देश में जो है, या विकासशील देश में 26% लोग गरीबी रेखा से नीचे के स्तर के थे। अभी अगर आकलन करेंगे, अगर 12-13 या उसको मिला जुला के 12-13 के, तो अभी हमारा प्रतिशत बहुत बढ़ गया है जो गरीबी रेखा से नीचे है। मोर देन 50% जो है गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, तो आबादी की बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से उस हिसाब से गरीबी बढ़ती है, आमदनी बढ़ता है, लेकिन गरीबी में भी संख्या में वृद्धि होती है। अब हम गरीबी के स्तर पर चर्चा करने के बाद अगर हम करें तो जो हमने बताया था कि आय का निम्न स्तर हमारे समाज में, हमारा समाज जो भारतीय समाज है उनमें आमदनी की कमी है। एक बड़े वर्ग जो है आय के विभाजन में उसका लाभ ज़्यादा ले लेता है, उसको आय का विभाजन के बहुत हिस्सा उसे मिल जाता है। विषमता होती है, विषमता हमारे यहाँ गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है कि कुछ लोगों के हाथ में जो है आय का ज़्यादा हिस्सा कंसंट्रेट कर जाता है और बहुत लोग जो है उसका लाभ नहीं मिलता। कहने का मतलब कि व्यापक गरीबी, जिसके आधार पर हमारी गरीबी रेखा से नीचे हम हैं, जिसका हमने आकलन आपको बताया, ये इसकी क्या कहते हैं, विशेषता है अल्प विकसित देश या विकसित देश की कहिए। दूसरा है निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर, यह आय का कुछ हाथों में केंद्रित हो जाना, जो हमने बताया कि कुछ वर्ग जो है उसका लाभ ले लेते हैं। तो शुरू में भी हमने चर्चा की कि आय का समय न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता है, न्यायिक वितरण की वजह से हमारे यहाँ यह आय की निरंतरता या आय की समस्या सदा बनी रहती है। तीसरी जो इसकी विशेषता हमने बताई कि अल्प रोजगार या बेरोजगारी का उच्च स्तर, यह भी भारतीय गांव में है। हमारे भारतीय गांवों की चर्चा आप कीजिएगा तो कृषि में हमने बताया कि बहुत अधिक लोग कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारा देश या हमारे अगल बगल के एशियाई कंट्री का जो देश है, जो उनकी संख्या कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा है, और कृषि के क्षेत्र में अल्प रोजगार मिलता है, पूर्ण रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी की समस्या बहुत होती है। और हम कृषि संबंधित नई नई टेक्नोलॉजी को लगाकर या नए नए प्रकार के बीजों को लगाकर या उर्वरकों को उपयोग कर उन्नत किस्म की खेती तो करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा उसमें कारण हो जाता है जितने प्रति हेक्टेयर फसल का उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि भारत की कुछ भौगोलिक व्यवस्था ऐसी है कि हमारा देश इस तरह का है कि कहीं पर जो है अधिक वृष्टि होती है और कहीं पर अल्प वृष्टि होती है, कहीं बाढ़ चली आती है, कहीं जंगल और पहाड़ों की का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से भी हम थोड़ा पिछड़ जाते हैं। लेकिन यह जो भारत में जो हमने बताया कि गाँव के विकास की ओर जो सरकार ध्यान देती है,
इसमें हर क्षेत्र के ऊपर उसका एक आकलन किया जाता है। एक आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ आकलन किया गया है, कई पंचवर्षीय योजनाएं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में हमने देखा कि तरह तरह के साधन जो है लाए गए कृषि के विकास के लिए, उनके द्वारा परिवर्तन हुआ। ऐसी बात नहीं है कि परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि हुई, हमारे उन्नत किस्म के बीज, जुताई का उसका रिफाइंड रूप, या बड़ी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, या सिंचाई की सुविधा, यह पैदावार को बढ़ाया तो है, लेकिन आज भी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उन विकसित देशों से हम पीछे हुए हैं। हमारे यहाँ उत्पादन दर बहुत कम है। तो इसलिए हमने इसकी विशेषता बताई कि हमारे यहाँ अल्प रोजगार, और अल्प रोजगार का कारण है, बेरोजगारी का कारण यह है कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में लगे। जैसे ये एक योजना आयोग द्वारा एक एसपी गुप्ता कमेटी 2002 में बनाई गई थी। उस कमेटी का रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ 27 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति 2002 का जो आकलन है बेरोजगार हैं, और 2012 में बताया गया कि 65-66 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की स्थिति में। तो वो बेरोजगार कहाँ जाएंगे? वो बेरोजगार कृषि क्षेत्र में चले जाते हैं। कृषि क्षेत्र में उतनी रोजी रोटी नहीं मिल पाती है। जैसे अभी सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, भारत की स्थिति है, हम लोग रोज न्यूज में आप देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है, बहुत सारे लोगों के खेत और खलिहान और अपना उनकी ज़मीन डूब गई है। तो इस तरह का ये भौगोलिक जो हमारी संरचना है, इसकी वजह से भी हम प्रभावित हो जाते हैं। उस स्थिति में भी बेरोजगारी की समस्या हो जाती है। और वह आकलन आज के, अब बाढ़ तो इस समय आती नहीं है, 4 साल पर बाढ़ की विभीषिका आई थी, ज़्यादा इस साल कुछ ज़्यादा विभीषिका आई है, जिसकी वजह से हमारे गांव प्रभावित हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के गांव और प्रभावित हैं। पहाड़ों में तो आप देखते हैं कि जहाँ तहाँ लोग दूर दूर बसे रहते हैं, अन्य जगह उनके बसने का कुछ अलग तरीका होता है, उनकी पहाड़ें टूट जाती हैं, कई जगह उनका बर्बाद होता है, घर मकान बर्बाद होता है। खेती तो वहाँ कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे आप साउथ में जाइए, झारखंड क्षेत्र में, जहाँ पर वे पहाड़ी क्षेत्र में कुछ खेती होती है, वे करते हैं, कठिनाइयाँ तो उन्हें होती है। लेकिन सबसे मुख्य समस्या जो है, जिस क्षेत्र में बाढ़ चली आती है, बाढ़ की वजह से हमारा देश जो है बहुत प्रभावित होता है, बहुत बेरोजगारी की स्थिति में हम चले जाते हैं। तो यह एक विकसित देश का, यदि विकासशील देश का एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी। दूसरा है, आगे जो हम विशेषता के ऊपर चर्चा करेंगे कि विकासशील देशों में का जो विकासशील देशों का हम देखेंगे कि उनका जो है क्या कहते हैं, वो स्वास्थ्य के प्रति, अशिक्षा के प्रति कमजोर स्वास्थ्य है, उनका पोषण युक्त भोजन उन्हें नहीं मिल पाता है, अशिक्षा वहाँ पर है, खराब रूप में उनके रहने सहने की व्यवस्था है। इसका असर भी हमारे भारतीय समाज पर बहुत बड़ा पड़ता है। जैसे हमने बताया कि कमजोर स्वास्थ्य जो है, तो सबसे बड़ा मनुष्य का जो संतुलित आहार जो है, संतुलित आहार या पोषक आहार जब तक आप नहीं लीजिएगा, तो उसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। जो हमने बताया कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों की तुलना में हमारे यहाँ संतुलित आहार की या पोषक आहार की कमी है, पोषक आहार की कमी है। इसलिए विकसित देशों की तुलना में जो विकास है, ये हमारे यहाँ जो है मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने की वजह से, पोषण के ऊपर ध्यान नहीं देने से, इसकी वजह से भी यह समस्या हमारे यहाँ होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम विकासशील और विकसित देशों में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे देश जो है पिछड़े हुए हैं। महिला में बहुत अशिक्षाएं हैं, यह एक गंभीर समस्या है। महिलाओं में एक अशिक्षा है, उसका गंभीर समस्या है। धीरे धीरे तो सरकार उस पर ध्यान दे रही है। महिलाओं की शिक्षा को दूर करने के लिए बहुत उपाय सारे किए गए हैं। महिलाओं के लिए कुछ रिजर्वेशन वगैरह लागू किए गए हैं, लागू किए गए हैं, कुछ नौकरी में मिल रही हैं। इसकी वजह से कुछ तो
दूर हो रहा है, लेकिन अभी समस्याएं हैं। जो विकसित देश हैं उनसे हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारी यह गंभीर समस्या है। तो मैंने बताया कि ये स्वास्थ्य, पोषण, अशिक्षा, रहने की व्यवस्था, एक जो रहने की व्यवस्था, मैंने कहा कि आवास की जो व्यवस्था है, ये भी समस्या हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आप देखिएगा कि अमेरिका वगैरह में जो अमेरिका में तो दो तरह के व्यक्ति भी हैं, गोरे भी हैं और काले लोगों की भी संख्या वहाँ पर है। तो वहाँ माना जाता है कि गोरे लोगों में मृत्यु दर कम है और काले लोगों में मृत्यु दर ज़्यादा है। अब यह जो है उनकी अशिक्षा कहिए या पोषण की कमी कहिए, इसकी वजह से भी माना जाता है कि पुरुषों और महिलाओं में मृत्यु दर, अफ्रीकन कंट्री कहिए या अफ्रीकन कंट्री में मृत्यु दर ज़्यादा है और अमेरिका में कम है, उनसे ज़्यादा है। श्वेत पुरुषों में कम है और अश्वेत पुरुषों में ज़्यादा है, श्वेत पुरुषों महिलाओं में ज़्यादा है। तो इस तरह वहाँ भी चिंताजनक स्थिति है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में यह स्थिति जो है बहुत विकट है। तो इस तरह इसके बाद अगला जो हमने इसकी अगली जो विशेषता जिसकी चर्चा हम करेंगे, ये तो 3-4 विशेषताएं होगी। अगली विशेषता जो है कि हमने बताया कि हमारे यहाँ जीडीपी जो है, भारत में श्रम शक्ति तो बहुत है, हमारे भारत में बहुत श्रम शक्ति है, बहुत लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं और जीडीपी का लगभग 23-24% हमने कहा कृषि से जुड़ा हुआ है। और वही आप विकसित देशों में तुलना कीजिए तो श्रम शक्ति 2% है, जबकि हमारे यहाँ श्रम शक्ति बहुत अधिक है, विकसित देश में श्रम शक्ति कम है। फिर भी हमारा जीडीपी उतना नहीं हो पाता है, उतना नहीं बढ़ पाता है जितना उन देशों में होता है। तो इस तरह ये 2-4 पॉइंट जिसकी मैंने चर्चा की। अंतिम एक और पॉइंट है विकासशील देश में कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की महिलाएं जो हैं, ये माना जाता है कि ज़्यादा असुरक्षित है, यहाँ सुरक्षा की कम संभावना है। यह भी एक विशेषता बताई गई है विकासशील देश की या अल्प विकसित देश की, कि महिलाओं में सुरक्षा की भावना कम है। सुरक्षा की ज़्यादा असुरक्षित कहिए, ज़्यादा असुरक्षित कहिए, असुरक्षित रूप में है, या उनका स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, उनका पोषण स्तर ठीक नहीं है, उनमें अशिक्षा की कमी है। ये सब तो चर्चा हमने की। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ बहुत सारा जो है ये भ्रूण हत्याएं होती हैं, बाल हत्या, तो मृत्यु दर ज़्यादा है, ज़्यादा हम लोग उससे प्रभावित हैं उनकी तुलना में, विकसित देशों की तुलना में। वही स्थिति जो है, एक महिलाओं का अनुपात जो बताया गया है पुरुषों की तुलना में, वहाँ अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह में 1.5 है, जो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उसमें 0.1 से कम है, 0.93 में है। तो इस तरह कुछ विकासशील देशों की या अल्प विकसित देशों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जिनकी चर्चा हमने थोड़ा उसको फिर हम दोहरा देते हैं, जिसकी वजह से जो हैं अगर बाद में लर्नर अगर सुनेंगे तो उनको यह जानकारी होगी कि हमारे यहाँ व्यापक गरीबी है, कि गरीबी है, आय का निम्न स्तर है, आय का बहुत सारा हिस्सा कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित हो गया है, सेंट्रलाइज हो गया है, अल्प रोजगार की स्थिति है, बेरोजगारी का उच्च स्तर हो गया है। उसकी वजह से भी विकसित देशों में ये विकासशील देशों की ये समस्याएं होती है। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनका अभाव है, इसलिए कल्याण उनका नहीं हो पाता है, वो निम्न स्तर पर चले जाते हैं। महिलाओं की स्थिति जो है वो विकासशील देशों में अल्प विकसित देशों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक और कुछ इस प्रकार के समूह जो हैं, जैसे हम लोग यहाँ एक जाति जो है अनुसूचित जनजाति है। कल भी अनुसूचित जनजाति की हमने चर्चा की थी कि अनुसूचित जनजाति जो है क्या होता है, उनकी संख्या क्या है। हमने बताया था कि आज भी वो परंपरा रूप में बंधे हुए जो जनजाति है, एक होता है अनुसूचित जाति, दूसरा है जनजाति, इसको अंग्रेजी में हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। तो ट्राइब्स की स्थिति तो और अच्छी नहीं है, और उनका विकास नहीं हुआ है। इतने आज़ादी के बाद से उनमें विकास की किरण बहुत अधिक नहीं पहुंची है या बहुत। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट, जिनको अनुसूचित जाति हम कहते हैं, जिसको आज की भाषा में दलित भी कहा जाता है, लोग कहते हैं, लेकिन दलित से ज़्यादा अच्छा है कि अनुसूचित जाति उसका रूप दिया गया है।
उनमें विकास की भी सरकार के द्वारा विकास के लिए बहुत प्रयास तो किया जा रहा है, रोज रोज नई नई योजनाएं हो जा रही है, उनको दिया जा रहा है, उस स्थिति में वो लाभान्वित तो हो रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, लेकिन ये सब समस्याएं उनके साथ बहुत दिन से पड़ी हुई हैं। तो इस तरह हमने देखा कि विकास की अवधारणा का, विकास की अवधारणा का एक हमने विहंगम दृश्य देखा, विकास कैसे होता है, क्या इसकी समस्याएं हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इसके मूल तत्व हैं, इस पर चर्चा हमने की। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि विकास के कई सिद्धांत जो हैं विद्वानों के द्वारा दिए गए। विकास के कई सिद्धांत जो हैं हमारे इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक 2 में आप देखिएगा कि विकास के कई सिद्धांत दिए गए हैं, क्योंकि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक और सामाजिक प्रणाली का दोनों का पुनर्गठन होता है, दोनों से जुड़ा हुआ है। विकास जो है एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह नहीं कि सिर्फ इसमें आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, और आर्थिक सामाजिक पर बल देते हैं तो बाद में वही जो है राजनीतिक रूप ले लेता है। लेकिन हम जो यहाँ पर एक सैद्धांतिक चर्चा करेंगे कि विकास के कौन कौन सिद्धांत जो हैं ये विद्वानों के द्वारा दिया गया है। तो विकास का एक पहला सिद्धांत जो है एक अमेरिकी जो विद्वान हुए हैं या विकासवादी सिद्धांत के एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है रास्टो। राष्ट्रों के द्वारा एक विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया गया है। उनके अनुसार उनका कहना है कि विकास या वृद्धि जो कहिए 4 स्तर हैं, और उन्होंने बताया कि जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल, पहला उन्होंने बताया कि ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत सोसाइटी जिसे कहते हैं, और दूसरा उन्होंने बताया कि पूर्व की स्थिति, प्री कंडीशन कहिए। इसकी चर्चा हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे आप लोगों को कि इसका ट्रेडिशनल स्थिति है, इसका प्री कंडीशन स्थिति है, और प्री कंडीशन स्थिति के बाद सिर्फ उसमें टेकअप होता है। टेकअप उसको हिंदी में कहेंगे उछाल, उसमें उछाल होता है, उसमें एक वृद्धि होती है, और उसमें एक मास कंजम्पशन होता है। मास कंजम्पशन का मतलब कि सामूहिक उपयोग होता है। तो उनके अनुसार यह बताया गया है कि विकासशील देशों की अभी ऐसी स्थिति है कि हम विकासशील देश जो है पूर्व, उनके द्वारा जो सिद्धांत बताया गया है कि हम पूर्व की स्थिति में या ट्रेडिशनल स्थिति में हम पड़े हुए हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है या परंपरागत समाज उससे बंधा हुआ है। तो या उसको प्री कंडीशन कहिए पूर्व की स्थिति में, या कहिए कि आप परंपरागत समाज के रूप में या प्री कंडीशन में आप पड़े हुए हैं। तो वहाँ राष्ट्रों ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में घरेलू और बाह्य, घरेलू बचत और बाह्य बचत। घरेलू बचत जो हमारे यहाँ अपने देश में जो उत्पादन होता है उनके द्वारा बचत, जो अपने यहाँ हम उत्पादन करते हैं, जो अपनी हम सेवा करते हैं उनका बचत, और कुछ विदेशी बचत, कुछ विदेशों से भी आय होती है, बहुत सारा विदेशों से भी आय होती है। बहुत देशों से, बहुत से लोग, मान लीजिए बहुत लोग यहाँ के हिंदुस्तान के लोग बाहर दूसरे कंट्री में बसे हैं, उनके द्वारा भी आय का कुछ हिस्सा यहाँ भेजा जाता है, वहाँ आता है, या आदान प्रदान होता है। तो इसकी वजह से भी अगर सकल, उनका कहना है कि अगर जीडीपी जिसे कहिए, जीडीपी के ग्रॉस सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहिए, सकल नेशनल प्रोडक्ट कहिए, नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी कहिए। जीडीपी और जीएनपी दोनों दो चीज थोड़ा सा हो गया, तो उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद को में हम 15 से 20% बचत कर लेते हैं। कहने का मतलब कि हमारा राष्ट्रों का बताया गया है कि जो भी पर्याप्त मात्रा में हमारे घरेलू साधन है और जो बाह्य साधन है, उनके द्वारा जो भी हम निवेश करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस स्थिति में अगर 15 से 20% हम बचत कर लेते हैं तो हमारा विकास जो है आगे की ओर बढ़ेगा। ये राष्ट्रों का सिद्धांत है, और हम एक टेक ऑफ स्टोर में आएंगे, हम एक बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और यह सिद्धांत जो है इसकी बहुत सारी त्रुटियों को दूर कर देता है। भारत ने इसे हल करने में, आज़ादी के बाद से भारत जो है हल करने में आगे बढ़ रहा है, इसका उपाय हम आगे ले रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति में भारत को आना चाहिए अभी आया नहीं है। तो ये राष्ट्रों का सिद्धांत जो है, अगर मान लीजिए ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता है
या प्री कंडीशन या उसका सामूहिक उपयोग जो है, तो उसी आधार पर उनका कहना था कि अगर हम 15 से 20% बचत कर लेते हैं और उसको विकास की ओर हम लगाते हैं, तो हम एक टेक ऑफ स्टेज में आ जाएंगे। ट्रेडिशनल स्थिति को अगर उसके आधार पर हम टेक ऑफ स्टेज में आ गए और उसका सामूहिक लाभ, सामूहिक उपयोग देश के हर व्यक्ति को मिलता है और उसका लाभ मिलता है। ये पहला सिद्धांत राष्ट्रों का सिद्धांत है विकास का। दूसरा सिद्धांत है एक लेविस का सिद्धांत। एक लेविस, ऑर्थर लेविस हुए हैं, वो विदेशी विकास के सिद्धांत, विदेशी एक विद्वान है जो विकास के उन्होंने सिद्धांत दिया है। उनका कहना है कि जो विकासशील देश हैं, उनका कहना है कि जो विकासशील देश वो अगर अपनी पहचान को आगे बढ़ाते जाते हैं, जैसे हमने कहा कि पारंपरिक जो ग्रामीण जो लोग हैं, जिनका जीविकोपार्जन की जो व्यवस्था है या जो श्रम के रूप में अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो लेविस ने ग्रामीण और शहरी दोनों की तुलना की है। लेविस के सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि दोनों, जैसे पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र और आधुनिक शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र का मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र, जहां उत्पादन अधिक होता है। लेविस का कहना, इनका सिद्धांत 1950 में आया था और 1950 में हमारे यहाँ भारत में संविधान का निर्माण हुआ। हम लोग तो 47 के बाद अंग्रेजों के, उसके बाद 50 में हमारा जो अपना संविधान लागू हुआ। तो इनका सिद्धांत ऐसे 1950 का है, लेकिन उनका कहना है कि पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र जिसके द्वारा जीविकोपार्जन हम करते हैं, जिनके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार होता है, और आधुनिक शहरी का मतलब कि उद्योग को मतलब हम लोग जोड़ते हैं कि शहरी क्षेत्र में जहां उत्पादकता अधिक होती है। तो अगर दोनों का मेल हो जाता है वहां पर, तो उसके आधार पर हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी बहुत सारा दूर हो सकती है, और बहुत सारे बेरोजगारी दूर होने से बहुत सारे श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में हम समायोजित कर सकते हैं। जैसे मैंने हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इसका उदाहरण दिया, लेविस के सिद्धांत में उदाहरण मैं दे रहा हूँ। दिल्ली जो है हमारा है, तो दिल्ली के आसपास के जो गांव हैं, कल भी हमने चर्चा की थी कि दिल्ली के आसपास के जो गांव हैं, उनका एक छोर जो है गांव में है, दूसरा छोर शहरों से जुड़ा हुआ है, और शहरों से जुड़ा होने की वजह से वहाँ आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्री की संभावना बहुत अधिक है। गुजरात में है, गुजरात के गांव जो विकसित गांव हैं, वहाँ भी उद्योग की संभावना बहुत अधिक है। वे गांव रूप में है और शहर के रूप में उद्योग से भी जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से उनके श्रम का उपयोग शहरों में भी होता है और वहाँ समायोजन उनका होता है। अगर ऐसा होता है तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका एक, तो हम लोगों ने देखा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में आई थी, उसके बाद हर एक 5 वर्ष पर योजनाएं लागू की गई। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे गांव जो शहर के रूप में आ गए और गांव से जो लोग शहरों की ओर जिनका पलायन हुआ, वहाँ उनकी उत्पादकता उनकी बढ़ी, उन्होंने अपने श्रम का उपयोग किया, इसके द्वारा उन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाया और अपने सारी समस्याओं का, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का विकास किया। ये हम अनुभव कर रहे हैं। तो लेविस का यही सिद्धांत है, जो पारंपरिक ग्रामीण है और जो शहरी के औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनका तालमेल अगर हो जाता है तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के श्रम का उपयोग शहरों में होता है और उससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, आर्थिक विकास की ओर हम बढ़ते हैं। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है कि प्रगतिशील का सूचक है। आर्थिक विकास अगर करना है तो किसी भी देश में उद्योग पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा। पहला सिद्धांत राष्ट्रों, दूसरा लेविस का। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता का सिद्धांत एक आता है। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल निर्भरता के सिद्धांत।
इसमें बताया गया है कि यह 1970 की अवधि में हमारे जो देश में, जब हमारा देश की पंचवर्षीय योजनाएं आई, 52 और 56 तक आई, 56 के बाद फिर और योजनाएं आई, तो विकासशील देशों में और विकसित देशों में एक इंटर रिलेशन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से हम संबंधित हो गए, एक दूसरे की निर्भरता एक दूसरे के ऊपर बढ़ी। किस रूप में बढ़ी? जैसे विश्व बैंक बना, IMF बना, या अन्य प्रकार के जो मुद्रा कोष जो बने। तो अगर आज़ादी के पहले की बात करें, उस स्थिति में आज़ादी के बाद 1950 तक, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2012 में, उनमें आप देखें कि बहुत सारा रेशियो जो है, रेशियो में परिवर्तन होते गया। रेशियो में परिवर्तन होने का ये भी कारण एक हुआ कि आज़ादी के पहले हमारी आबादी कुछ कम थी, बहुत कम थे। हम लोग माने जाते हैं कि करीब 50 करोड़ हमारे यहाँ आबादी थी। आज की स्थिति में हम लोग 1.5 अरब के पास आप पहुँच गए हैं, माना जाता है। 1 अरब 45 करोड़ के करीब हमारा देश पहुँचा हुआ है। इसी तरह अन्य देशों में भी, अन्य भी जो विकासशील देश हैं, उनकी भी जनसंख्या बढ़ी है, हर जगह बढ़ा है। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता का सिद्धांत यह बताता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, राष्ट्रीय कंपनियां जो विकासशील देशों में अपनी पूंजी को लगाती हैं और पूंजी के लगाने के बाद वहाँ के श्रम का इस्तेमाल करती हैं। श्रम के इस्तेमाल होने के बाद उनकी आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक विकास होता है। तो उस स्थिति में जो है बहुत वहाँ देशों की निर्धनता दूर हो जाती है। और दूसरी ओर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या विश्व बैंक जो है या अन्य प्रकार की और संस्थाएं जो हैं, जो आर्थिक सहयोग करती हैं, जिसके द्वारा हम ये हमारा सिद्धांत जो है, यह जो बढ़ते जा रहा है, इसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं। यह भी बहुत सारा जो है, यह हमारी गरीबी को दूर करने में पहले हम आप देखिए कि आप मिलाइए तो पहले हमारे यहाँ निश्चित रूप से बहुत 1 अरब आदमी गरीबी अवस्था में था, लेकिन धीरे धीरे उस गरीबी को दूर हुआ। बहुत सारी गतिविधियां उसमें बढ़ने की वजह से यह दूर हुआ। दूसरा आगे जो है एक विकास का, वो अंतर्राष्ट्रीय हमने बताया। अब आइए विकास का एक गांधीवादी दृष्टिकोण भी है। गांधी जी ने भी कहा था कि भारत गांव का देश है। यहाँ की उस वक्त जिस वक्त गांधी जी ने नारा दिया तो उस वक्त उनका कहना था 81% आबादी हमारे गांव में रहती है, इसलिए गाँव के विकास की ओर पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो उनका गांधी का जो विकासवादी दृष्टिकोण है, उनका कुछ थोड़ा सा इन लोगों से भिन्न है। भिन्न इस मामले में है कि उन लोगों ने तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या कि गांव की व्यवस्था क्या है उसके अनुसार बताया। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर या ग्राम स्तर पर अगर ग्राम पंचायत की सुविधा हर जगह दी जाए, ग्राम पंचायत जैसी संस्थाएं अगर बनाई जाएं, तो उनसे हमारा जो माइक्रो लेवल पर है, माइक्रो मतलब कि छोटे छोटे स्तर पर भी हमारे ग्रामीण समुदाय उससे लाभान्वित हो दें और उसका लाभ वो ले पाएंगे। वहाँ जो पहले सिद्धांत हमने बताया तक उसमें जो है कुछ लोगों को लाभ मिलता है, माइक्रो लेवल पर हमारा लाभ वो नहीं पहुँच पाता है। उनका यह सिद्धांत है कि ग्रामीण स्तर पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। उसी में ग्राम पंचायती राज जो लागू हुआ आज़ादी के बाद, जिसमें गांधी की योजना थी, इसकी वजह से हमारे यहाँ विकास की जो है गांधीवादी विकास की अवधारणा व्यक्तिगत और सूक्ष्म रूप में के मध्य जो मैंने कहा कि व्यक्तिगत और सूक्ष्म दोनों के मध्य जो संबंध स्थापित हुआ, उस पर उन्होंने अधिक महत्व दिया, अधिक जोर दिया। यह भी एक विकास का अलग सिद्धांत है, विकास का एक गांधीवादी दृष्टिकोण है कि ग्रामीण स्तर पर योजनाओं को लागू किया जाए और उसके द्वारा विकास की योजना को आगे बढ़ाया जाए। आगे एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी है, वो पर जो चर्चा हमने की उसके बाद एक मार्क्स का सिद्धांत भी है। मार्क्स के भी विकास, मार्क्स बाद भी बहुत बड़े श्रमिक नेता हुए हैं। मार्क्स ने भी अपना एक सिद्धांत दिया है। उनके विकास की अवधारणा कुछ थोड़ी सी इनसे भिन्न है,
लेकिन उनकी उनकी विकास की अवधारणा जो है गांधी से मिलती जुलती है। उनका कहना था कि जो समाज में शोषक और शोषित दो वर्ग जो होता है, जो जिसको आप कहे कि धनी वर्ग और निर्धन वर्ग, तो उनको उन्होंने बताया कि जो पूंजीपति वर्ग है उनको उन्होंने शोषक वर्ग के रूप में लिया, और गरीब को गरीब श्रमिक रूप में लिया, वो शोषित वर्ग के रूप में लिया। तो उनके बीच एक विकास की अवधारणा को कैसे लागू किया जाए, कैसे उसको चालू किया जाए कि आर्थिक विकास अधिक हो। तो उन्होंने बताया कि ये जो भी उत्पादन के जो साधन हमारे पास हैं, उत्पादन की जो परिसंपत्तियां जो हैं, इनका स्वामित्व हमारे पास है, कुछ लोगों के पास है, उनका एक विकेंद्रित रूप लाया जाए। विकेंद्रित रूप कहने का मतलब उनको केंद्रित नहीं किया जाए, उनमें असमानता नहीं हो, असमानता की समस्या को हल की जाए। मार्क्सवाद का विकास सिद्धांत यही है। थोड़ा ही जटिल है, क्योंकि आज भी देश जिस तरह से मार्क्स का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देश जो हैं वो इस स्तर पर आ गए हैं कि उनका विकास जो है इस स्थिति में जाता है कि मार्क्स के सिद्धांत को हूबहू अगर लागू करना चाहें और उसके अनुसार वे चलें तो यह हो नहीं सकता है। आप देख रहे हैं जो मार्क्स के सिद्धांत के पालन करने वाले हमारे विश्व में देश रूस थे, चाइना थे, या बहुत सारे कंट्री जो थे कम्युनिस्ट कंट्री, जिनके बारे में हम जानते ही हैं, जो सिद्धांत का पालन पहले से करते आए हैं, उनके यहाँ भी परिवर्तन हो गया। वह उनके यहाँ भी पूंजी पर जोर दिया गया, वहाँ भी व्यक्तिवादी पूंजी पर जोर दिया गया, लेकिन उस व्यक्तिवादी पूंजी का उपयोग ऐसे हो कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। ऐसा नहीं कि वो कम्युनिस्ट कंट्री में या जिन्होंने मार्क्स के सिद्धांत को हूबहू लागू किया और जिसको सोचा कि वहाँ पर व्यक्तिगत पूंजी पर जोर नहीं है, वहाँ भी है, वहाँ भी व्यक्तिगत पूंजी पर जोर है। और वहाँ भी अपना पहले तो नहीं धारणा थी, लेकिन वहाँ उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बनाया। इसकी वजह से वहाँ पर विकास हुआ है, उन देशों में बहुत अधिक विकास हुआ है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनका आर्थिक विकास हुआ, उनकी आर्थिक समृद्धि हुई। आर्थिक समृद्धि होने पर अपनी अनेक तरह की आवश्यकताओं का, अनेक तरह के, और सरकार का भी उस पर नियंत्रण रहता है, सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है वो सिद्धांत। तो इस तरह ये मार्क्स का सिद्धांत, गांधी का दृष्टिकोण और ये राष्ट्रों का, या जो भी मैंने चर्चा की लेविस का, इस तरह इनका एक अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि ये विकास के जो सिद्धांत इन विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, तो भारतीय स्तर पर अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारा आकलन यही लगता है कि हमारा अगर दृष्टिकोण गांधी और मार्क्स दोनों का मिला जुला रूप, क्योंकि हमारा देश एक समाजवादी देश है जिसको हम मानते हैं, ना हमारा देश पूंजीवादी है और न साम्यवादी है। हम लोग समाजवादी, हम लोगों की धारणा या हम लोगों का सिद्धांत या हमारे यहाँ जो विचारधारा या राजनीतिक विचार जो भी, वो समाजवाद की ओर चलता है। पूंजी है, निजी संपत्ति पर लोगों का अधिकार है, लेकिन उस निजी संपत्ति का उपयोग अधिक से अधिक ऐसी जगह हो जहाँ से अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और एक डेमोक्रेसी में यह व्यवस्था होती है, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ प्रजातंत्र है, वहाँ पर होता है कि उस जो भी हमारे यहाँ साधन उपलब्ध हैं हमारे देश में, उनका अधिक से अधिक प्रयोग अधिक से अधिक लोगों के बीच हो। मतलब कि उपलब्ध साधनों का, हमारे यहाँ जो उपलब्ध साधन हैं, जो उत्पादन के साधन उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा, क्योंकि एक हमारे यहाँ आबादी, हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारी आबादी बहुत अधिक है, उस आबादी के हिसाब से अगर कुछ ही लोगों के हाथ में अगर वे साधन सीमित हो जाएंगे तो वहाँ पर शोषण की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी। शोषण की प्रवृत्ति बढ़ने पर आर्थिक विकास नहीं होगा, और इसमें क्या कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर हम चले जाएंगे। हालांकि दुनिया के बहुत सारे देश, अब तो बहुत सारे परिवर्तन आ गया है, बहुत लोगों में जो पहले भी पूंजीवादी, ग्रेट ब्रिटेन जो पूंजीवादी देश था, वहाँ भी परिवर्तन हो गया है। अमेरिका जो था, वो जापान भी था, तो बहुत सारे देशों में परिवर्तन आया है। हमारे यहाँ कुछ गांधीवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत को लेकर चलने से एक समाजवादी रूप में हम आएंगे, और हमारे यहाँ जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग होगा। उपयोग होने की वजह से
लोगों की आर्थिक स्थिति बदलेगी, आर्थिक विकास होगा। ये हमने बताया। अब आइए कुछ थोड़ा सा इन सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद विकास के कई मुद्दे बताए गए हैं, कई इन सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद विकास के कई मुद्दे बताए गए हैं। कई मुद्दे कहने का मतलब कि कई उसको आप कहिए कि उनका एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। उन मुद्दों के द्वारा, उन टॉपिक के द्वारा, मुद्दा टॉपिक से कहिए, उन टॉपिक के द्वारा विकास का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे पहली चर्चा जो है वृद्धि, उनमें पहली चर्चा जो है वृद्धि बनाम वितरण, ग्रोथ वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये विकास का प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख टॉपिक है कि ग्रोथ वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन यह है क्या चीज। इस पर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। वृद्धि है, कृषि बनाम औद्योगिक विकास है, पूंजी बनाम श्रम साधन है, 3-4 ये बताए गए हैं ये विकास के मुद्दे, जिसकी चर्चा थोड़ी हम, केंद्रीकरण है, शहर बनाम ग्राम है, कुछ थोड़ी चर्चा इनके बारे में हम आपको करते हैं। पहली जो चर्चा है वह वृद्धि, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत समय से यह कल्पना की गई थी कि आर्थिक वृद्धि जो होता है, आर्थिक वृद्धि ही जैसे रेल की गाड़ी में एक इंजन होता है, इंजन जो है, इंजन के पीछे बहुत सारे डिब्बे लगे रहते हैं, वह इंजन जो है सारे गाड़ी के डिब्बों को लेकर चलता है, उसमें यात्री बैठे हो या सामान हो, इस तरह होता है। तो इसी तरह यहाँ जो बताया गया है वह आर्थिक वृद्धि को एक इंजन के रूप में लिया गया है। यह इंजन है, यह आर्थिक वृद्धि जो है यह किसी भी देश का इंजन है, और उनका वितरण जो पहले भी मैंने बताया कि विकास में उत्पादन या आर्थिक समृद्धि होती है और उसका सामान्य न्यायपूर्ण वितरण होता है। यह सिद्धांत हमेशा हर देश लागू करना चाहता है, वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो। तो यहाँ जो आर्थिक वृद्धि हमारी होती है, जिसको हम इंजन रूप में लेते हैं किसी भी देश का, और उसका वितरण जो है न्यायपूर्ण हो, वितरण जो है समान पूर्वक हो, वितरण जो है एक ट्रिकल डाउन कहिए, ट्रिकल डाउन का अर्थ होता है, जिसे इसका एक नाम रिसाववादी दिया गया है। रिसाववादी, इसको आप नहीं समझे, रिसाववादी का मतलब कि इसका परिणाम जो है, इसका प्रमुख परिणाम कैसा होता है, उसका प्रमुख परिणाम कहिए, उसका रिजल्ट प्रमुख क्या होता है, कैसे निकलता है। कि हम बड़ी मात्रा में, जहाँ पर भारत में हमारे आज़ादी के बाद से बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं आई, अब तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, उसके आधार पर प्लानिंग कमीशन को बना दिया गया, योजना आयोग द्वारा। लेकिन करीब 9th और 10th 5 ईयर प्लान लगाया गया। तो 1970 तक जो हमारे यहाँ योजनाएं, आज़ादी के बाद से जो प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाएं आई, जो उसमें अनुभव किया गया कि जो है वितरण के न्यायपूर्ण पर अधिक महत्व दिया गया, अधिक ध्यान दिया गया है। समस्या तो, और यह विकासशील देशों में है, ये है कि किसी एक भाग में आर्थिक वृद्धि ज़्यादा होती है, किसी एक विभाग में कम होती है। लेकिन उसमें यह सिद्धांत अपनाया गया, यह इसका मुद्दा हुआ कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो हमारे ये 1970 के आसपास तक ये 3 पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान जो हमारे यहाँ है, उसमें विचार किया गया कि आर्थिक वृद्धि को न्यायपूर्ण वितरण करके अधिक से अधिक लोगों को कैसे लाभान्वित किया जाए, देश के अधिक से अधिक लोगों को विकास की ओर कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनका जो जीवन में, उनके सामूहिक जीवन में गुणात्मक सुधार किया जाए। यह नीतियां हमारे यहाँ बनानी पड़ी, जिनसे विकास का लाभ उन लोगों को मिला और मिल रहा है। ये वृद्धि बनाम वितरण की चर्चा हमने की। अब आइए दूसरी चर्चा यहाँ पर करती है कृषि बनाम औद्योगिक विकास। एक मुद्दा है कृषि, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, मैंने पहले भी बताया। एग्रीकल्चर और उद्योग, एग्रीकल्चर वर्सेज औद्योगिक विकास, इसमें कैसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।
एग्रीकल्चर वर्सेज औद्योगिक विकास, एग्रीकल्चर वर्सेज औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहिए उसको। तो आज़ादी के बाद से तो हमारे यहाँ उद्योग पर कुछ पंच, लेकिन 1960 के बाद तेजी गति से हमारे यहाँ औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया। उन योजनाओं में तरह तरह के एस्पेक्ट लाए गए कि भारत का औद्योगिक विकास भी, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग की बहुत कमी थी, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और उस वक्त आज़ादी के पहले उनका यहाँ पर उद्योग का विकास बहुत नहीं मात्रा में था। वो विकास की किरण उन्हीं के यहाँ थी जो ग्रेट ब्रिटेन में थी। लेकिन 1960 के बाद जो योजनाएं लागू हुई, उसके बाद से औद्योगिक वृद्धि हमारे यहाँ हुई। उसमें अब विचार किया गया कि कृषि और उद्योग दोनों के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए। तो संतुलन कैसे होगा, संतुलन बनाया जाए, जैसे कृषि क्षेत्र में विकास करना है तो हम तरह तरह के आधुनिक खेती का रूप लाएंगे, आधुनिक हथियार, आधुनिक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, आधुनिक यंत्रों के द्वारा खेती होगी, आधुनिक यंत्रों के द्वारा सिंचाई होगी, उर्वरक का इस्तेमाल होगा। मतलब कि वह कृषि को औद्योगिक रूप में दिया जा रहा है। आज भी देख रहे हैं कि आज भी जो वर्तमान की सरकार है, आप देख रहे हैं कि किसानों की बार बार आप देखते हैं कि दिया जा रहा है, किसानों के उपज का दुगना दाम किया जाएगा, दुगना दाम किया जाएगा, किसानों के उपज के दाम को बढ़ाया जाएगा, उनकी आमदनी में वृद्धि की जाएगी। सरकार के द्वारा ये योजनाएं आती हैं कि उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए, कृषि की लागत को कृषि में लागत बढ़ते जा रहा है, कृषि की लागत को बढ़ाकर उसकी आमदनी को बढ़ाया जाए। उसके द्वारा सरकार जो अपना एक MSP लागू करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर उनकी आमदनी को बढ़ाया जाता है, किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाता है। लेकिन वह तभी बढ़ेगा जब कृषि को औद्योगिक विकास के रूप में हम लेंगे तब। औद्योगिक विकास, जैसे हमारा फसल जहाँ उत्पादन होता है तो फसल औद्योगिक, जैसे हमने एक उदाहरण के मैं दे रहा हूँ, जो हम फसल उत्पादन करते हैं हमारे भारतीय गांव में जो उत्पादन होता है, धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है या सब्जी की खेती होती है, उनका एक परफेक्ट मार्केट नहीं मिल पाता, परफेक्ट मार्केट नहीं मिलता है, उनके सामान का उचित दाम नहीं मिल पाता है। जो किसान उत्पादन करते हैं उनकी लागत खर्च जितनी बढ़ती है वो निकल नहीं पाता है और वे गरीबी की ओर चले जाते हैं। तो सरकार के द्वारा यह योजना पहले भी लाई गई थी, 60 के बाद भी लाया गया, औद्योगिक रूप में लाया जाए। अब जो है उस पर अधिक रूप से विचार किया जा रहा है। आज भी देख रहे हैं कि सरकार जो है नए नए तरह कृषि यंत्र का उपयोग में सब्सिडी देती है, बहुत सारा सब्सिडी देती है, बहुत सारी सुविधा देती है, किसान कम दाम में उनका इस्तेमाल करें। पश्चिम के जो देश हैं उनके उनके मूल्य को भी बढ़ाया गया, उनके मूल्य को भी बढ़ाया गया। जब तक मूल्य को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक इसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा, तब तक वो खेती की ओर, खेती से पलायन करेंगे और शहर की ओर चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा कारण है पलायन का, ये भी एक कारण होता है। तो कृषि व्यवसाय में जो लगे हुए जो अतिरिक्त श्रमिक हैं उनको रोजगार पूर्ण गति से नहीं मिल पा रहा है, उनकी गति मंद है। इसलिए कृषि और उद्योग को दोनों को मिलाकर विकास की रफ्तार को बढ़ाना है कि जीवन यापन में उनकी दशाओं में सुधार लाया जाए। यह सरकार के द्वारा 1960 के बाद, लेकिन 1962 में और 1965 में हमारा देश जो दो युद्धों से प्रभावित हो गया, चीन का युद्ध और पाकिस्तान का युद्ध, 62-65 की लड़ाई में। इसके बाद कुछ समय के लिए 65-66 में भयंकर सूखा पड़ गया। वहाँ उस समय भी हम लोग आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हो गए। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, ये पहले से मानते आए हैं। तो 62-65 की लड़ाइयों में या 66 के सूखा में, भयंकर सूखा में हमारे देश की कृषि बहुत प्रभावित हुई। हमारे यहाँ उत्पादन दर बहुत कम हो गया, हमारे आर्थिक वृद्धि नहीं हुई इसकी वजह से। लेकिन अब जो है स्थिति में आज की सरकार भी कृषि को औद्योगिक रूप, अभी देखिए अभी हाल में जो
आपने सुना होगा कि रेलवे के द्वारा कई योजनाएं लागू की गई हैं, जो रेल के द्वारा आप एक जगह से, आप बम्बई से ट्रेन चलती है या पटना आती है, मुजफ्फरपुर आती है, या देश के अन्य क्षेत्रों से, और वहाँ किसान जो हैं अपने जैसे सब्जी वगैरह की खेती होती है, सब्जी की खेती तो अधिक मात्रा में होती है, तो लोकल क्षेत्र में उसकी खपत उतनी नहीं हो पाती है। अगर वे अगर उस उत्पादन को अगर दूसरे प्रदेश में भेजें, यहाँ से बम्बई जाए, दिल्ली जाए, कर्नाटक जाए, ये उत्पादन अगर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो इससे किसानों का लाभ बढ़ेगा, किसान वहाँ से बहुत लाभान्वित होंगे। यह समस्या हमारे यहाँ एक गंभीर लिया गया, टेकअप किया गया सरकार के द्वारा किसानों के आमदनी। तो कहने का मतलब कि कृषि बनाम औद्योगिक में यह सब चलाएगा कि कृषि को उद्योग कहा जाए, उद्योग में जब लाभ होता है तो कृषि में भी लाभ होना चाहिए, कृषि में भी उसी तरह का लाभ हो, उसको औद्योगिक रूप देकर और किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए और उनके जीवन यापन की दशाओं में सुधार लाया जाए। अगला जो इसका विकास का जो मुद्दा है, ये पहला तो मैंने बताया कि ग्रोथ बनाम डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा बताया कि कृषि बनाम औद्योगिक विकास, एग्रीकल्चर वर्सेज डेवलपमेंट, तीसरा जो मुद्दा है पूंजी, पूंजी वर्सेज श्रम साधन, श्रम साधन माने कैपिटल वर्सेज लेबर, और लेबर, कैपिटल और लेबर दोनों को मिलाकर कैसे औद्योगिक विकास उसको इंडस्ट्रियल रूप में दें और उसका विकास किया जाए। इसको थोड़ा समझने की बात, ये कुछ अलग तरह की बात है कि श्रम और पूंजी दोनों को मिलाना और उनके द्वारा औद्योगिक विकास करना और विकास के रास्ते पर उनको आगे बढ़ाना, यह जो है पूंजी, ये जो हमने कृषि बनाम औद्योगिक कहा उसी से मिला जुला है पूंजी और श्रम साधन। श्रम हमारे यहाँ बहुत अधिक है, श्रम की कमी हमारे यहाँ नहीं है, श्रमिक हमारे यहाँ बहुत हैं। आज भी कुछ देशों में ऐसा श्रम है, पहले भी जो उद्योग बैठाया जाता था कि जमीन को देखकर, श्रम को देखकर, कि जहाँ अधिक श्रम मिले, जहाँ की जमीन बहुत मात्रा में हो, वहाँ पर उद्योग का विकास किया जाता था, वे पूंजी वाले करते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा श्रम है, उस श्रम को आप एक परिष्कृत रूप में या रिफाइंड रूप में कैसे इस्तेमाल करें, ये अर्थव्यवस्था हमारी सुधार हो। जैसे होता क्या है कि जैसे गांव में, आप उदाहरण के रूप में लीजिए, गांव में जैसे कपड़ा है, हस्तकरघा के द्वारा कपड़ा का निर्माण किया जाता है, सूत काट कर कपड़ा का निर्माण किया जाता है। अभी भी कुछ कुछ जगह पर है, कुछ बिहार के कुछ इलाका जो है भागलपुर, वहाँ भी हस्तकरघा के द्वारा उत्पादन कपड़े का होता है। तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और वही कपड़ा कारखाने में बनता है, बड़े शहरों के कारखानों में उत्पादन आप करते हैं, वही कपड़ा जो है सूत, वो हस्तकरघा के काट कर और बुना जाता है। तो दोनों की टेक्नोलॉजी में अंतर होता है। पहला तो हस्तकरघा के द्वारा उतना उत्पादन नहीं होगा, मात्रा में एक अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन हम कम मात्रा में कर पाएंगे। दूसरा, वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है, तो अब वो क्या करें, जो हस्तकरघा चलाते हैं, जिनके पास यह गुण है, जिनके पास वह क्षमता है, जो इनके पास जो कहिएगा वो स्किल है, उस स्किल का उपयोग कैसे हो, तो उसके लिए जो है सरकार के द्वारा या कुछ अन्य संस्थाओं के द्वारा पूंजी के रूप में उन्हें सहयोग दिया जाता है। पूंजी के रूप में, उन्हें कैपिटल के रूप में, उनके श्रम को पूंजी के रूप में उसका उपयोग करके, पूंजी उनको दे करके, उनको पूंजी से उनका उपयोग करके, उनको पूंजी को बढ़ा करके, और उसको एक आधुनिक रूप दिया जा रहा है, आधुनिक रूप में उनका उत्पादन किया जा रहा है। वहाँ उनका स्किल का प्रोडक्ट, उनकी निपुणता या स्किल कहिए, उनकी क्षमता का भी विकास होता है और उत्पादन में भी एक। वैसे हस्तकरघा जो जोड़ा जो बनाए गए बहुत सारे, जैसे भागलपुर का सिल्क है, आसाम में अंडी का चादर बनता है, कुछ कुछ क्षेत्रों में हमारे देश में जो है उनकी मांग बहुत जगह विदेशों में होती है या इंडिया के कई क्षेत्रों में होती है, उसको बढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर पूंजी और श्रम को
दोनों का मिला जुला रूप है और उसका टेक्निकल रूप में प्रयोग करके वहाँ विकास को आगे बढ़ाया जाता है। यह मैंने एक हस्तकरघा का उदाहरण दिया। उसी तरह खेती के रूप में हमने दिया कि कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। अब देखिए कि हार्वेस्टर आ गया, हार्वेस्टर के द्वारा भी धान की कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है, वहाँ मजदूर की आवश्यकता कम पड़ती है, बर्बादी कम होती है, जो भी हमारी उपज होती है उनका संग्रहण जो है एक अच्छे ढंग से हो जाता है हार्वेस्टर के द्वारा। तो इस तरह पूंजी बनाम श्रम साधन का एक औद्योगिक विकास होता है और एक परिष्कृत रूप में होता है। कई विधियां उसके द्वारा बनाई जाती हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाता है, निर्माण सस्ता होता है, तेज होता है, अधिक मात्रा में होता है, कम में मूल्य लगता है। ये इस पर सोचना है, निर्माण को सस्ता, तेज, अधिक मात्रा और सस्ता रूप में उनकी सस्ते रूप में क्षमता को बढ़ाया जाए। इसमें इस पर भी सरकार जो है ध्यान दे रही है। इसमें भी कई प्रकार की योजनाएं, परिवर्तन समय समय पर होते रहता है। प्रौद्योगिकी में सुधार करके निवेश को बढ़ाया जा रहा है कि श्रम का उपयोग अधिक से अधिक हो। और उसमें होता क्या है कि जो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने से कभी कभी श्रमिकों का उपयोग कम होता है, श्रम साधन का, लेबर टेक्नोलॉजी का उपयोग कम होता है। बहुत सारे लेबर जो हैं बेकार हो जाते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि 60 के बाद और 70 के शुरू में, हमारे यहाँ 1970 के शुरू में और 60 के बाद यह लगाया गया कि वे श्रमिक जो है जो बेकार हो जाते हैं नई टेक्नोलॉजी के आने से, उनका उपयोग कहाँ किया जाए, उन बेकार श्रमिकों का उनका उपयोग कहाँ किया जाए। तो उनको उनको ऐसी जगह लगाया जाए, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, उनको ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो बेरोजगार नहीं हो, उनका भी उपयोग एक जगह हो। जो जो स्किल्ड लेबर है उनका तो काम चला, उनको तो आपने रख लिया, उनको उनका उपयोग आपने किया, जो स्किल्ड लेबर है उनका उपयोग आपने किया। लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है, जो जिनको आपने उसका टेक्निकल रूप लाकर जिनको आपने बेकार बना दिया, वे कहाँ जाए। तो उनकी तरफ बेरोजगारी की जो समस्या बढ़ती है और बेरोजगारी की समस्या बढ़ने से गरीबी होती है, इस पर भी सरकार का ध्यान बनाया जाता है कि पूंजी और श्रम को उसमें कैसे उसको टेक्निकली रूप में थी कर उनकी ऐसा संतुलन बनाया जाए कि लोगों के जीवन यापन में, लोगों की स्थिति में सुधार हो। यह मैंने बताया था कि भारत सरकार के द्वारा विकसित विकासशील देश की श्रेणी में आने के बाद ये सब समस्याएं जो है उनको दूर किया गया। अगला जो पॉइंट थोड़ा सा है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। अगला जो मुद्दा है वह विकास का है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, केंद्रीयकरण या विकेंद्रीकरण, माने दोनों का वर्सेज कहिए, केंद्रीकरण वर्सेज विकेंद्रीकरण। इसमें माना गया है कि 1980 के बाद 1980 के पहले तक कहिए, सेंट्रलाइजेशन के रूप में हमारे यहाँ व्यवस्था थी। एक कृषि की एक व्यवस्था थी कि सेंट्रलाइज रूप में होती थी। और हमने जो पहले भी बताया कि जो गांधी जी का सिद्धांत था कि पंचायतों को अधिकार अधिक से अधिक दिया जाए, पंचायत को अधिकार दिया जाए। तो 1980 के बाद से स्थानीय संस्थाओं को द्वारा अधिकार संपन्न करने के लिए सिद्धांत लाया गया। इसमें पंचायती राज योजनाएं लाई गई और स्थानीय स्तर पर उनको अधिकार को बढ़ाया गया, उनकी आवश्यकता को बढ़ाया गया, उनमें अधिकार दिया गया। उसमें हुआ क्या, 80 के बाद से एक विकेंद्रीकरण, पहले केंद्रीकरण रूप में था, उतना जो है स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, लोकल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर यह व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हुई और आबादी के हिसाब से विकास की ओर हम जब बढ़ते चले गए, तो 1980 के बाद आप देखेंगे कि विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की ओर, डिसेंट्रलाइजेशन की ओर हम चले गए और हमारा जो है देश प्रशासन के निकट आता गया। प्रशासन जैसे स्थानीय स्तर पर पंचायती राज लागू की, पंचायती राज को पूरा दिया गया अधिकार। पंचायती राज को अधिकार देने के कारण
उनको उत्तरदायी बनाया गया। उत्तरदायी बनाने के कारण गांव के विकास की ओर, गांव के समृद्धि की ओर ध्यान दिया गया। जैसे उदाहरण मैं एक दे रहा हूं कि पंचायत में आप देखते थे कि विकास के फंड बहुत सारे आते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा विकास के फंड पंचायतों में आते हैं। तो सरकार ने यह सोचा कि क्यों ना हम सीधे जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, या उनको प्रमुख कहिए या मुखिया कहिए जो आज की भाषा में, उन्हें पैसा डायरेक्ट क्यों ना दिया जाए। क्यों भाया मीडिया और भाया जिला स्तर के आधार पर, प्रखंड स्तर के रास्ते जो पैसे आते हैं उसमें होता है कि बिचौलिए जो लग जाते हैं, जो आज की व्यवस्था आप देख रहे हैं। तो 80 के बाद तक तो कुछ दिन चला कि जिला माध्यम से, प्रखंड के माध्यम से। अब जो स्थिति जो हमारे भारतीय समाज की है, भारतीय गांवों की जो है, समाज का कई भारतीय गांवों की जो है, वह पंचायत स्तर पर सीधा पैसा उनके यहाँ आता है, उनके प्रमुख के यहाँ आता है, और उन्हें अधिकार दिया कि गांव के विकास की ओर आप ध्यान दें। अब गांव में कई तरह के विकास हैं। गांव में जैसे अब गली का भी निर्माण है, गांव में बिजली का भी काम है, गांव में सिंचाई का भी काम है, गांव में पशुपालन का भी काम है, गांव में खेती का भी काम है, और गांव में मछली का भी उद्योग है। बहुत सारे उद्योग हैं। मछली भी एक उद्योग रूप में आ गया, कृषि भी एक उद्योग में आ गया, और वहाँ पर हमने बताया कि पशुपालन को भी उसी दर्ज में दिया गया। तो इस तरह जो पैसे जो आते गए और उनके द्वारा जो वितरण किया गया, उनके द्वारा विकास का जो लाभ दिया गया, उसमें वृद्धि तो हुई है, बिचौलियों की संख्या कम हुई है, उसके द्वारा विकास तो हुआ है। और नीति निर्माता जो हैं, जिन लोगों के द्वारा यह लागू किया गया है, उस कार्यक्रम को पहुंचाने में उनको अधिक उत्तरदायी बनाया गया है। ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ दिया गया है पंचायत, उनके ऊपर भी नियंत्रण दिया गया है, उन्हें भी जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर उनको ऊपर नियंत्रण रखा गया है। जैसे हमारे आप बिहार राज्य में आप देखेंगे कि जैसे आज जो आप खेती की वस्तुओं का एक जो है, धान का उत्पादन जहाँ होता है, जहाँ गेहूं का उत्पादन होता है बहुत अधिक मात्रा में, उनको मूल्य कैसे मिले, किसानों को उचित मूल्य कैसे, उसके लिए एक हर एक पंचायत में, पंचायत स्तर पर जो है सहकारी समितियां बनाई गई, जैसे पैक्स के अध्यक्ष बनाए गए, मेंबर बनाए गए, और जो सरकार का दाम निर्धारित है गल्ला का, जिस क्षेत्र में जो उत्पाद, कहीं सरसों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, कहीं मक्का का होता है, कहीं धान का उत्पादन होता है, कहीं गेहूं का उत्पादन होता है, उसमें करीब 20-22 प्रोडक्ट हैं जिनको एमएसपी के रूप में दिया गया है। और हमारे बिहार में पैक्स के माध्यम से उनको उचित मूल्य किसानों को मिलता है। बिचौलिए उसमें जो करें, लेकिन किसानों के लिए संस्था बनाई गई है पैक्स को, जो किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करें, जो मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित है। यह व्यवस्था, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि लगाया गया है, तो एक विकेंद्रित व्यवस्था हो गई, उसको सेंट्रलाइज नहीं किया, वो बट गया, गांव के स्तर पर आ गया, राज्य आया, प्रखंड आया, प्रखंड से पंचायत स्तर पर आ गया, उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। इस तरह सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की चर्चा हमने की थोड़ा सा। और इसमें एक और पॉइंट है, शहरी बनाम ग्राम विकास, टाउन वर्सेज विलेज, टाउन, सिटी और विलेज, दोनों में क्या दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें तो बहुत समझने वाली बात नहीं है कि भारत की जो बहुत सारी जनसंख्या जो है गांव में रहती है, और वे जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन नौकरी के लिए करने लगते हैं, उन्हें नौकरी की व्यवस्था उसमें होती है। तो इसमें हम सुधार यही लाएं कि गांव में शिक्षा का विकास करें, गांव में निर्धनता को दूर करें, गांव में अशिक्षा को दूर करें, शिक्षा के विकास के लिए स्कूल वगैरह की व्यवस्था किए जाए। हालांकि सरकार के द्वारा ये योजनाएं तो लाई गई हैं, उस पर चर्चा तो हम लोग बाद में करेंगे कि नहीं है, शिक्षा का विकास किया जाए, कोई व्यक्ति निरक्षर नहीं रहे, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, उसकी वजह से भी गाँव के लोगों का पलायन शहरों में नहीं हो, यह सुविधा उनको यहाँ पर मिले, गाँव में मिले, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह शहर बनाम ग्राम के ऊपर में अब इन सब बातों की चर्चा करने के बाद अंत में हम यही कह सकते हैं कि हमारा देश जो है, इसमें जिस रूप में हम यही कह सकते हैं कि हमारा देश जो है बहुत समय तक
75 साल 70 साल आबादी के हो गए, 75 साल आज़ादी के हो गए। आज़ादी के बाद से जो जो स्वतंत्रता हमने मिली और उस आधार पर हमने जो विकास को लाया अपने देश में, वह सराहनीय है। और बहुत सारे त्रुटिपूर्ण सिद्धांतों को उनको परिवर्तन किया, हमने उसका इस्तेमाल किया, नवीन बाजार एक लाए और हम गांव के उन्नति की ओर हम गए, हमारा देश उन्नति की ओर। अब इसमें थोड़ा सा हम थोड़ी सी चर्चा और कर देते हैं, जो हमारे जैसे गांव के विकास की ओर जो कुछ जो है, जैसे कुछ लगाए गए हैं, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट वगैरह जो है, हरित क्रांति की जो समस्या है। आज़ादी के बाद से पहला जो विकास जो किया गया था भारत में, आज़ादी के बाद से भारत के ग्राम विकास में जो पहला ध्यान दिया गया था, वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसी ब्लॉक में आपको यूनिट 4 में इसकी चर्चा बताई गई कि हमने बताया था कि 3-4 एस्पेक्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सबको लेते हुए, तो भारत में आज़ादी के बाद से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू किया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? यह 1952 में, स्वतंत्रता के बाद 1952 में विकास के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाया गया। इसके बाद बहुत सारे आए, हरित क्रांति वगैरह बहुत सारा उसमें जो आया, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, कई क्रांति आई, लेकिन पहला जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, यह 1952 में लागू किया गया। उसमें यह था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भौतिक और मानवीय साधन जो हैं, भौतिक और मानवीय साधन दोनों साधन जो हैं, उनके संपूर्ण विकास को कैसे सुनिश्चित किया जाए, साधनों को संपूर्ण विकास के लिए कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसका पहला उद्देश्य यही था। दूसरा उद्देश्य इसका था स्थानीय जनता, गांव में जो स्थानीय जनता होती है, उनका नेतृत्व और उनके नेतृत्व के द्वारा गांव का विकास करना। पहला था भौतिक और मानवीय साधनों का संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना। दूसरा था स्थानीय और अस्थानीय संस्थानों का विकास करना, स्थानीय नेतृत्व के द्वारा स्थानीय संस्थानों का विकास करना, ये कहने का अर्थ हो गया। खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पादों का, खाद्य या कृषि उत्पादों का कहिए, कृषि से उत्पादन होता है उसको खाद्य पदार्थ भी कहते हैं, वो तीव्र गति से ग्रामीण के लोगों को जीवन स्तर में सुधार, खाद्य पदार्थों के तीव्र गति के उत्पादन से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। और चौथा इसका जो उद्देश्य था, वह मानसिक सोच में परिवर्तन करना, उनके उच्च स्टैंडर्ड को पालन करना। ये 4 उद्देश्य हो गए। पहला हो गया भौतिक और मानवीय साधनों का संपूर्ण विकास करना, स्थानीय नेतृत्व के द्वारा उनका विकास करना, दूसरा उद्देश्य था। तीसरा था खाद्य और कृषि क्षेत्र में तीव्र विकास करना, जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। और चौथा था मानसिक सोच में परिवर्तन करना, उच्च मानसिक सोच को लागू करना, क्योंकि मानसिकता ये मनुष्य की एक ऐसी चीज होती है कि अगर उच्च मानसिक सोच नहीं रहेगा तो हम सारे जगह पिछड़ जाएंगे हम, क्योंकि साधन कम होता है। अगर हमारी सोच विकसित श्रेणी में आएगी, हम उच्च मानसिक सोच के रहेंगे, तो हम अपना विकास करेंगे। यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सिद्धांत जो है, यह 1952 से लागू किया गया। अब इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं आ गई, जैसे उस वक्त भी कृषि का, पशुपालन का, ग्रामीण उद्योग का, शिक्षा का, आवास का, ग्रामीण संचार का इत्यादि बातों को उसमें समावेश किया गया था। ऐसी बात नहीं कि जो आज कृषि और पशुपालन और उस पर हम विचार नहीं, उस वक्त भी शिक्षा था, उस वक्त भी आवास था, उस वक्त भी ग्रामीण संचार का था, साधन था। इन बातों पर उसमें चर्चा की गई। उसमें करीब 55 परियोजनाएं हैं, 55 प्रोजेक्ट उसमें लागू किए गए हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और
तो पहले उसमें जो किया गया क्या कि प्रत्येक खंड कहिए या प्रखंड कहिए, उसमें कृषि, पशुपालन, ग्रामीण और सामाजिक शिक्षा वगैरह के विचार के लिए 4.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया शुरू में 1953 में। 4.5 लाख का प्रावधान किया गया, व्यवस्था की गई। यह देखा गया कि 3 वर्ष में इसमें विकास कैसे होता है। कम्युनिटी 4.5 लाख के प्रावधान किया गया और उसका देखा गया कि 3 वर्षों के अंदर में इसका विकास कैसे हुआ। कुछ विकास तो हुए, फिर 3 वर्षों के बाद 15 लाख का प्रावधान किया गया। धीरे धीरे उसकी राशि बढ़ाती गई और यह राशि बढ़ाती गई और यह प्रखंड स्तर पर यह लागू किया गया था। उस वक्त पंचायती राज की व्यवस्था नहीं थी, पंचायती राज था लेकिन उतना अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। ये सारे कार्यक्रम प्रखंड और जिला स्तर पर किए जाते थे। तो पहली बार 4.5 लाख का प्रावधान किया गया, फिर आपको 15 लाख का प्रावधान किया गया और इस तरह प्रखंड और राज्य स्तर पर उनका संचालन होने लगा। वो स्थानीय खर्चों के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। उसमें यह हुआ कि जो है जिला और ब्लॉक स्तर पर या राज्य स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तो हुआ। प्रशासनिक तंत्र वहाँ के कुछ मजबूत हुए, कुछ उनको वहाँ पर, क्योंकि रेवेन्यू एकत्र करने की भी एक सिलसिला जो था, जो गांव में रेवेन्यू भी मिलता है, रेवेन्यू की प्राप्ति भी सरकार को होती है, उसके द्वारा भी कुछ उसमें भी परिवर्तन लाया गया। विकास को जन जन तक पहुंचाया गया। नियोजन की व्यवस्था की गई, नियोजन का महत्व और विकास के प्रयासों को पहचाना गया, उनको बताया गया, उनको दिखाया गया। इसके बाद जो मुख्य दिया गया कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। हमारे यहाँ भी बिहार में पहले था कि विलेज लेवल एक संस्था होती थी, VLW, विलेज लेवल वर्कर होते थे, वो सरकारी कर्मचारी होते थे। उनका यही काम था कि अब लगता है वह पद अभी नहीं है, लेकिन उस पद का काम था यही कि गांव में जो हर एक गांव में उनकी नियुक्ति होती थी। पंचायत स्तर पर करीब करीब वो रहते थे और वो कृषि संबंधित समस्याओं का वो प्रशिक्षित कर्मचारी होते थे। वो टेक्निकली थोड़ा एडवांस होते थे और गांव के लोगों को कृषि की समस्याओं का, कृषि संबंधित विचारों का नए तरह सा कुछ वो बताते थे, उनका विकास कैसे हो, कैसे उन्हें लागू किया जाए। वो प्रशिक्षित कर्मचारियों को लगाया जाता था और वो हमें किसानों को सलाह देते थे और उनकी आमदनी को बढ़ाने में सहयोग करते थे। तो इस तरह उनको नियोजन लाया गया, नियोजन को महत्व दिया गया, विकास की बात की गई, प्रशिक्षित कर्मचारियों को लाया गया, कृषि में नई तकनीकों को वो बताते थे कि कृषि जो बिहार की व्यवस्था में देखा है। इसके बाद अन्य प्रदेशों में भी आप देखिएगा कृषि की नई तकनीकों को लागू किया गया उस वक्त में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम में। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से फंड तो बहुत कम था। उस वक्त हमारा देश छोटा नहीं था, आबादी यहाँ थी, फंड की कमी थी, फंड उतना नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास उस वक्त रेवेन्यू इतना नहीं था, रेवेन्यू की कमी थी, रेवेन्यू गांव से कम आता था। इस आधार पर कुछ टेक्निकल इशू उसमें उठे थे, लेकिन इस तरह की बातों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास सरकार ने किया। फिर उसमें किसानों को कैसे ऋण दिया जाए, ऋण की व्यवस्था, सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया। आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी उतना ऋण नहीं दे पाती है। मैंने बहुत समय तक किसानों को खेती में फसल उत्पादन के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए सहकारी समितियाँ ऋण देती थी, उनके द्वारा किसान अपना खेती में सहयोग करते थे, भी ऋणों को चुकाते थे। उसमें होता क्या था कि बहुत सारे ऋण जो है वो नहीं समय पर दे पाते थे, वो उन पर दंड सूद वगैरह लग जाता था। तो इस तरह की समस्याएं बाद में किसान सरकार के द्वारा कोई योजना लाई जाती कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। ये सब समस्याएं होती थी, तो उससे रेवेन्यू का घाटा सरकार को होता था। अब उनके द्वारा अगर वो होते तो गांव में प्राथमिक विद्यालय उस स्तर पर नहीं थे। गांव के कुछ लोगों के द्वारा जमीन की मांग की जाती थी कि वे जमीन दान करें और वहाँ प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए और बाद में सरकार के द्वारा उन्हें और विकास किया जाए, उनके वेतन की व्यवस्था की जाए। लेकिन छोटे छोटे स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों के अवसर गांव के कुछ दानकर्ता लोग छोटे छोटे रूप में जमीन के टुकड़ा देते थे और वहाँ विद्यालय की स्थापना की जाती थी और वह विद्यालय प्राइमरी रूप में इसके बाद उच्च वर्ग के रूप में परिवर्तित होते जाता था।
आज देखिए कि आज वही विद्यालय जो है, आज जो सरकार के द्वारा आप हर स्टेट में, बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, आज वही विद्यालय जो है आज कॉलेज का रूप ले लिए हैं। प्राइमरी स्टेज में थे, मध्य स्टेज में आए, हाई स्कूल में आज उनके +2 वगैरह कॉलेज के रूप में आ गए हैं। वही विद्यालय जो है, अस्पतालों की व्यवस्था की गई, दवाखाना की व्यवस्था की गई, शिशु केंद्रों की स्थापना की गई, प्रसव की स्थापना की गई, जगह जगह पर शिशु कल्याण के बारे में विचार किया गया। इस तरह की संस्थाओं की स्थापना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में लागू की गई। लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारे डिमेरिट जी, तो लाभ तो गाँव के और, लेकिन बहुत सारे इनमें लाभ किसानों को नहीं मिलता था, बहुत सारी खामियां थी जिसका लाभ वो, इसमें हुआ क्या कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में गांव के धनी किसान जो थे, जो संपन्न किसान थे, वो उसका लाभ ले लेते थे और गरीब और सीमांत कृषकों तक वह लाभ नहीं मिल पाता था। आज जो स्थिति है उस तरह की स्थिति उस पर 1952-53 में नहीं थी। देश तुरंत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद से उनका प्रभाव था। गांव में बहुत असमानता थी, भूमि का वितरण असमान था, संपत्ति का वितरण असमान था, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, कुछ संपत्तियां जो कुछ ही लोगों के तक सीमित थी, तो उसका लाभ वह उन किसानों के द्वारा लिया जाता था और जो छोटे किसान थे उनमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो पाता था, उनका कोई लाभ नहीं मिलता था। इसलिए वे अपने को आत्मनिर्भर रूप में नहीं ले पाते थे। जनता का सहयोग जो लेना चाहिए था वो जो सहयोग नहीं मिल पाता, जिस उद्देश्य के लिए उसकी स्थापना की गई थी, जनता का सहयोग देने के लिए, वो जनता सहयोग रूप में नहीं ले पाती थी। इसका कारण यह था कि कुछ प्रशासनिक कमजोरियां होती थी, कुछ प्रशासनिक कमजोरियां होती थी। हमारे यहाँ जो ऑफिसर अधिकारी जी होते थे वो भी अपने गाँव के समाज के बीच तालमेल नहीं कर पाते थे, उनका तालमेल कम होता था। इस तरह यह कार्यक्रम जो है बहुत दिन तक सफल नहीं हुआ। सफल नहीं होने के बाद गाँव में विभिन्न तरह की अगली योजनाओं की लागू की गई। फिर 56-61 के बाद कृषि के उत्पादन में एक ठहराव सब आ गया। 56 के बाद, 1956 के बाद या 61 के बीच में कई कृषि के उत्पादन में ठहराव दिखाया गया और 61 में एक हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू की, थर्ड 5 ईयर प्लान लागू किया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान में हरित क्रांति की ओर ध्यान दिया गया। हरित क्रांति का मतलब कि पैदावार को बढ़ाना। हमारे यहाँ जो भी साधन उपलब्ध हैं वो थर्ड 5 ईयर प्लान में किया गया कि हरित क्रांति की ओर। हरित क्रांति की चर्चा तो बहुत डिटेल इसमें बताया गया। आज भी हरित क्रांति की चर्चा हमारे जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी की थी कि नॉर्थ ईस्ट को हरित क्षेत्र बनाया जाए। लेकिन इस तरह जो हरित क्रांति की ओर 1961 के बाद जो हमने इस पर थर्ड 5 ईयर प्लान में लगाया गया कि गाँवों में जो कृषि योग्य भूमि है, अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि का कैसे उपयोग हो। कि बहुत सारे खेती के जो जमीन थे वो बेकार पड़े रहते थे, उनका कोई उपयोग नहीं होता था। उपयोग नहीं होने का कई कारण थे। उसमें मुख्य कारण था कि लोगों के पास खेती के पैसे नहीं होते थे, उनकी आमदनी कम होती थी, उनकी खेती में खर्च होता था। तो सरकार ने एक हरित क्रांति की योजना लाई और 1963 के बाद उच्च श्रेणी के बीज लाए गए। पहला इसमें हरित क्रांति का प्रयोग गेहूं के क्षेत्र में किया गया। आप लोगों ने सुना होगा, पहले होता था कि हम लोग विदेशों से गेहूं मंगाया जाता था। ये 63-64 के पहले या वो 66 के अकाल के पहले जो सूखा हमारे यहाँ पड़ा था, तो विदेशों से गेहूं, रसिया से, अमेरिका से गेहूं आता था। लेकिन हरित क्रांति का जब जोड़ गेहूं के ऊपर में दिया गया तो वर्तमान सरकार ने उस पर बहुत जोर दिया और जोर देने के बाद हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गए। उस गेहूं के लिए गेहूं हमें विदेशों से मंगाना तब से बंद कर दिया। तो हरित क्रांति का पहला प्रयोग जो हुआ वह गेहूं के रूप में हुआ कि उसकी उच्च पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अधिक से अधिक उसको लगाया जाए, कैसे प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ाया जाए उसकी। और इस तरह बढ़ाया गया कि जमीन का भी उपयोग हुआ, उनकी कीमत भी बढ़ी, उनकी वृद्धि को बढ़ाया गया और श्रमिक का उपयोग भी हुआ। तो अब तो समय बहुत कम है, इसलिए हरित क्रांति के बाद की चर्चा के बाद हम थोड़ा सा इसमें निर्दिष्ट कर देते हैं कि इस तरह गाँव के विकास के ऊपर अभी आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो हमारे सरकार के द्वारा लाई गई है।
जो ध्यान दिया जा रहा है कि जिसमें गांव के गरीब किसानों को जैसे मजदूरी रोजगार कार्यक्रम लाया गया, उसमें जवाहर योजना आई, फिर महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना लाई, इसके द्वारा गांव के लोगों को लाभ मिला। इन योजनाओं पर आप आगे चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ा थोड़ा कि विशेष रूप में ये क्या चीज़ है। आज जो है न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना, इनके द्वारा किसानों को लाभ हो रहा है, मजदूरों को लाभ हो रहा है, वे लाभान्वित हो रहे हैं, गाँव की स्थिति में सुधार हो रहा है। तो इस तरह इन योजनाओं का लाभ सरकार के द्वारा किया गया। हरित क्रांति या जो भी हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट या GRY या महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार योजना, या इस तरह गांवों की समृद्धि में विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है गांवों के विकास की ओर सरकार जो है अपना उसमें लागू कर रही है, बहुत आगे हमारा बढ़ रहा है। तो हमारे देश, हमारा गांव जो है विकसित श्रेणी में जा रहा है। हम अपना विकास अपना स्वयं करते जा रहे हैं। धन्यवाद।